क्या आपने कभी सोचा है कि आदिवासी समाज के जो पारंपरिक भूमि है, ज़मीन है, वो 2 देशों के सीमाओं में बटे हुए हैं? तो आदिवासी समाज के लोग अपने परिवारों से मिल सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं क्या? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ केवल आदिवासी अधिकारों की घोषणा करता है या उन्हें लागू कराने की भी जिम्मेदारी निभाता है? क्या जिस देश में आदिवासी लोग रहते हैं, उन देशों की सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को लागू करें? इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को हम इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 36 से 41 इन्हीं सवालों के जवाबों को बताते हैं। तो चलिए हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 36 से 41 को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मिलने वाली है वो हर आदिवासी समाज के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो रिसर्चर हैं, जो खोजकर्ताएं हैं और जो मानव अधिकारों से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं यूएनडीपी के अनुच्छेद 36 से 41 को। तो 36 में आदिवासियों को सीमाओं के बीच संबंध को बनाए रखने का अधिकार है। यानी किसी देश के आदिवासी समुदाय के लोगों की जो भूमि है, जो जमीन है, वो जमीन 2 देशों के बीच में बटे हुए है। तो आदिवासी लोगों को अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने व्यापार जैसे गतिविधियों को और समाज के जुड़ाव को, समाज के संबंध को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस अधिकार को लागू करने में उसकी मदद करे, आदिवासियों के लिए ऐसा नियम बनाए, कानून बनाए कि आदिवासी समाज के लोगों के जो सीमाओं में बटे हुए लोग हैं, उनसे संबंध बने रहे। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो आदिवासी समाज के लोगों का जमीन का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा भारत देश में है और कुछ हिस्सा नेपाल में है। तो आदिवासी लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से, अपने समाज के लोगों से कोई भी पारंपरिक उत्सव अगर होता है तो उनमें वो लोग मिल सकते हैं। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन अधिकारों को लागू करे और उसमें सहयोग दे। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 37 को भी समझते हैं। अनुच्छेद 37 में आदिवासियों को समझौते और सम्मान का अधिकार है। यानी जो विश्व भर में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, उनके बीच और सरकार के बीच अगर पहले से कोई समझौते या संधि हुई है तो उसका सरकार को सम्मान करना चाहिए और उसे लागू भी करना चाहिए दोस्तों। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है पूरे विश्व भर में रहने वाले आदिवासी लोगों को। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। तो जब अंग्रेज शासन हमारे भारत देश में शासन करते थे, तब हमारे आदिवासी समाज के
लोगों के साथ बहुत ही अन्याय अत्याचार किया करते थे, बहुत ही शोषण किया करते थे। इन सब से हमारे आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा परेशान होकर कई प्रकार के विद्रोह खड़े कर दिए, जैसे संथाल हूल विद्रोह 1855 से 1856, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक। इन सब से परेशान होकर अंग्रेजों ने आदिवासियों के साथ संधि किए, समझौता किए और कुछ नियम रूल बनाए, जैसे संथाल परगना अधिनियम 1855 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 को पारित किया, जिसमें आदिवासियों के जमीन को गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते। इस प्रकार के अंग्रेजों के द्वारा रूल बनाया गया और 1899 से 1900 तक मुंडा विद्रोह हुआ, उसमें जिसके तहत आदिवासी लोगों को उनके पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आदिवासियों के जो स्वशासन व्यवस्था है उसे हमारे भारतीय संविधान में सुरक्षित किया गया है, लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है हमारे भारत देश की, वो सरकार आदिवासी लोगों के अधिकारों को, हकों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, ना ही उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार है उसमें ये हमें अधिकार प्राप्त हुआ है कि हर देश की सरकार को आदिवासियों के साथ जो पहले समझौते हुए, संधि हुए, उसका सम्मान करना चाहिए और उनके हक अधिकारों को लागू करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 38 को भी समझ लेते हैं। 38 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो यूएनडीपी के अनुच्छेद 38 में सरकारों की जिम्मेदारियों को बताया गया है दोस्तों, कि विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उस देश की सरकार को आदिवासियों के लिए कोई कानून, नीतियां या कोई योजना बनाकर यूएनडीपी में दिए गए अधिकारों को लागू करना चाहिए और उन योजना और नीतियां बनाते समय आदिवासी लोगों के साथ परामर्श लेना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। उसके बाद ही कोई योजना बनाकर और कानूनों को लागू करना चाहिए। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है दोस्तों। यूएनडीपी के अनुच्छेद 38 को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लो कोई देश या कोई राज्य आदिवासी समाज के भाषाओं को सुरक्षित करने के लिए, आदिवासी समाज की परंपराओं, संस्कृतियों को सुरक्षित करने के लिए कोई योजना बनाती है, तो उसमें आदिवासी समाज के लोगों को शामिल करना चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों की राय लेना चाहिए, तब जाकर योजना बनाए और आदिवासी क्षेत्रों में लागू करें। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है दोस्तों। यूएनडीपी के अनुच्छेद 39 को समझते हैं। यूएनडीपी के अनुच्छेद 39 में आर्थिक और तकनीकी सहायता पाने का आदिवासी लोगों को अधिकार मिला हुआ है। यानी जो पूरे विश्व भर में रहने वाले इंडिजिनस पीपल हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन्हें अपने अधिकारों को उपयोग करने के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आर्थिक और तकनीकी सहायता पाने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई आदिवासी गांव है और उस गांव के जो आदिवासी लोग हैं
वो अपने पारंपरिक कलाओं को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं और अपने जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उसे विकसित करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें धन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएँ हैं, ये दोनों मिलकर आदिवासियों को धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे आदिवासी समाज का हर प्रकार से विकास हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 40 को भी समझते हैं। अनुच्छेद 40 में न्याय पाने का अधिकार दिया गया है। तो पूरे विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो निष्पक्ष तरीके से और तुरंत न्याय प्रक्रिया के माध्यम से अपने हक अधिकारों को पाने का अधिक पाने का अधिकार रखते हैं। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी आदिवासी समाज के लोगों की जमीन को उनके सहमति के बिना ले ली जाती है, तो आदिवासी लोग तुरंत न्यायालय में जाकर अपनी जमीन को वापस पाने का अधिकार रखते हैं। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है दोस्तों। यूएनडीपी के अनुच्छेद 41 में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को बताया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र और उनकी विभिन्न प्रकार की जो एजेंसियां हैं, जैसे वित्तीय एजेंसियां, तकनीकी एजेंसियां और अन्य एजेंसियां आदिवासियों को सहयोग देकर जो यूएनडीपी में दिए गए अधिकार हैं, उन्हें लागू कराने में मदद करेंगी और साथ ही उसमें आदिवासी समाज के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के आर्टिकल 36 से 41 को शॉर्टकट में संक्षेप में समझते हैं। तो ये आर्टिकल हमें ये बताते हैं कि आदिवासी अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। सरकारों और संयुक्त राष्ट्र दोनों की जिम्मेदारी है कि वे इन अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करें और आदिवासियों को आर्थिक सहायता दे और न्याय को सुनिश्चित करे और पूरे विश्व भर में रहने वाले जो आदिवासी समाज है और समाज के लोग हैं, उनकी संस्कृति, पहचान और सम्मान की रक्षा करें। तो अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, समाज के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।